स्टूडेंट्स, हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन को पढ़ा और समझा था। अपवर्तन में आप ये समझ गए होंगे कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मतलब मीडियम डिफरेंट अलग अलग होता है। और कल के ही लेक्चर में एक छोटी सी चीज़ और आई थी, स्नेल्स लॉ, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई था इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, आर था रिफ्रैक्टिव एंगल अपवर्तन कोण, और n था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। हम शॉर्ट में RI लिख दे रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, अपवर्तनांक या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको कुछ बुक में n से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बुक में इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। n या म्यू इसके सिंबल्स संकेत हैं। आज आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने अंदर बिल्कुल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को रखता है, और जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा कि ये है क्या चीज़, इसको समझना या इसके न्यूमेरिकल करना या इसके आंसर देना हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे आपको। तो बहुत क्लियरली लेक्चर को आप समझिएगा कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया कब? जब रिफ्रैक्शन हुआ तब आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। ये एक मीडियम था और ये सपोज दैट दूसरा मीडियम है। सपोज दैट ये एयर है और ये वाटर है। ये आपका एंगल I है और ये एंगल R है। आपने देखा कि ये अपने पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गई। अगर मीडियम चेंज हुआ तो ये यहाँ जाने के बजाय इतना डिफ्लेक्ट विचलित हो गई, जिसको कि आपने रिफ्रैक्शन अपवर्तनांक कहा। अब यहाँ से सोचना है कि ये जो डिफ्रैक्शन है ये कितना है, ये विचलन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्ट, कितना डिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये उतना ही डिफ्लेक्ट होगी जो उस मीडियम की डिफ्लेक्ट करने की, विचलित करने की कैपेसिटी होगी। और हर मीडियम की, माध्यम की रे को डिफ्लेक्ट, विचलित करने की कैपेसिटी, क्षमता अलग अलग होती है। वही जन्म देती है इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को। इज इट क्लियर? आप यहाँ कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of a material is a comparative quantity। मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक अनुपातिक राशि है। अनुपातिक राशि, कंपेरेटिव क्वांटिटी का मतलब है दो लोगों को कंपेयर करना, सापेक्ष। जैसे यहाँ पर क्या कंपेयर किया गया है n के लिए? एंगल I और एंगल R को। ये जो लाइन है, इसको आप डिवाइड कहते हैं, ये यहाँ पर कंपेयर कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि मैथमेटिकली टर्म है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज अ कंपेरेटिव क्वांटिटी, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों के सापेक्ष गुण का अनुपात है। सापेक्ष गुण का अनुपात मतलब ये डिवीज़न।
ठीक, कंपैरेटिव क्वांटिटी, उनको कंपेयर करना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और कंपेयर करने में कंपेयर किसको किसको करते हैं? मीडियम की सेम प्रॉपर्टी को। जैसे आई भी एंगल है एक मीडियम के लिए और आर भी एंगल है एक मीडियम के लिए। आप कह सकते हो हमने आई और आर को कंपेयर किया, एन बन गया आपका। सपोज करिए यहाँ पर v1 वेलोसिटी होती और यहाँ पर v2 वेलोसिटी होती, तो हम n इज इक्वल टू v1/v2 भी लिख सकते थे। ये भी तो कंपेयर किया हमने। एक कोई इसका सिंपल फार्मूला नहीं है, जो भी वहाँ पर क्वांटिटी है दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी सेम, समान गुण को आप डिवाइड कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, मतलब कि अपवर्तनांक दो माध्यमों का सापेक्षिक गुण है, जहाँ सापेक्ष का मतलब अनुपात से है और प्रॉपर्टी सेम। अगर एंगल लिया है तो एंगल लेना है, वेलोसिटी लिया है तो वेलोसिटी लेनी है। इस तरह और जो होंगे। आप ये भी कह सकते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज in relation to same other medium। जो मैंने अभी आपको बोला था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? ए रिलेशन है सेम दोनों मीडियम में, दोनों माध्यमों के समान गुणों का अनुपात है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक n। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी क्या देखा था कि n इज इक्वल टू प्रॉपर्टी एंगल की थी साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये n है क्या? अगर अब देखें कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2n1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ना सीखिए, कैसे पढ़ेंगे? इसको उल्टा पढ़िएगा। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कैसे पढ़ा हमने? यहां पर देखिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू n। हिंदी में पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। कैसे पढ़ेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ठीक, फिर समझ लीजिए, जैसे यहां पर होता कि एयर और वाटर है ये, तो आप इसको ये लिख सकते थे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कैसे पढ़ते? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मीडियम 2 क्या बन गया? वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोलते। हिंदी में हम इस तरह बोलते कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। कैसे बोलते? जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अब देखिए, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको अगर हम Na से दिखाएं और इसका हम दिखाएं n वाटर W से, तो हम लिख सकते हैं NW अपॉन Na। क्योंकि मैंने अभी सिखाया था ये होता क्या है? दो लोगों के सेम प्रॉपर्टी का रेशियो। तो यहाँ भी तो n सेम रेशियो है, ये वाटर का n है, ये एयर का n है। तो इस तरह इसके आप कोई एक लिमिटेड फार्मूला नहीं है, कंपेयर कर दीजिए दो सेम प्रॉपर्टीज़ को, फार्मूला बन गया। देखिए v1 v2, अब इसमें आया n1 n2, इसको ये भी लिख सकते थे। अगर 1 2 में लिखते तो n1 अपॉन n2, अगर वाटर एयर माना है तो इस तरह लिख सकते थे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो पीछे होता है वो ऊपर जाता है और जो आगे होता है वो नीचे जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 2n1 मतलब सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष पहले माध्यम के,
तो अब यहाँ पर क्या होता है, n अपॉन n होता, तो ऊपर किसका n जाता है, जो पीछे था उसका जाता n2 और आगे वाला कहाँ आता n1। अब ये बिल्कुल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए आपके पास ये होता 1 to n, तो यहाँ क्या फार्मूला बनता, पीछे वाला कहाँ जाता ऊपर और आगे वाला नीचे। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है। अब इसको क्या पढ़ोगे, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको क्या पढ़ोगे, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इज इट क्लियर? इसे क्या पढ़ेंगे, वाटर रिस्पेक्ट टू एयर, जल का अपवर्तनांक सापेक्ष वायु। तो देखा आपने, अगर यहाँ पर ये दोनों रिवर्स पलटे थे तो अगली बार ये पलटे तो ये फार्मूला भी उलट गया। इसीलिए मैंने कहा था ये मैथमेटिकली टूल की तरह चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने समझाया है, जिसमें आपको बताया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सिंपल ये मतलब है कि आप दो मीडियम की सेम प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दीजिए। किसी माध्यम के दो समान गुणों का आप अनुपात निकाल लीजिए। जैसे कि अगर वेलोसिटी वेलोसिटी होती तो ये फार्मूला बनता, एंगल एंगल होता तो ये फार्मूला बनता, एन एन अलग अलग दिया होता तो ये फार्मूला बनता। ठीक है, मतलब सिंपली दो लोगों को कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मैथमेटिकली समझा रहे हैं और बहुत इजी लगेगा। आगे को हम और लेक्चर बढ़ा रहे हैं, एक बार आप इसको रिवाइज करिए और आप नज़र डाल लीजिए। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या समझाया था आपको कि सेम प्रॉपर्टी का रेशियो अनुपात निकाल दीजिए, वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखने का भी तरीका बता दिया कि कैसे लिखा जाता है। जैसे लिखा है मान लो 2n1, तो क्या बोलोगे, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इधर से पढ़ते इधर पहुंचते हैं। माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, और फिर ये ऊपर कौन जाएगा, जो पीछे रहता है वो ऊपर जाता है और जो आगे रहता है वो नीचे जाता है। और जैसे 1 and 2 का फार्मूला बना n2 अपॉन n1, तो अगर तुमको 1 and 2 का बनाना होता तो जैसे इधर आप रिवर्स पलटे हैं उधर भी आप रिवर्स पलट जाते। इट इज़ क्लियर? तो सिंपल से व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ टू मीडियम्स बट टेक सेम प्रॉपर्टी। दो माध्यमों का अनुपात, लेकिन समान अनुपात हम लोग को लेना है। कैसा अनुपात लेना है, समान अनुपात लेना है। एक चीज़ और यहाँ पे आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, आप जब पानी में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ी या ऊपर उठी दिखाई देगी आपको। जैसे आपके पास ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक यहाँ पर आपकी ये एक चम्मच रखी हुई है। तो जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, फिर यहाँ से क्या हो गया, वाटर, मीडियम बदल रहा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। तो आपको ये चम्मच थोड़ी सी टेढ़ी या उठी हुई दिखाई देगी। मतलब रियल डेप्थ कुछ और थी और आपको जो दिखाई दे रही है वो एपेरेंट डेप्थ है। मतलब वास्तविक गहराई कुछ और थी और आपको जो दिख रही है वो आभासी गहराई है। तो यहाँ से n का एक फार्मूला और बन गया। क्या बना कि एक्चुअल और रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, एपेरेंट डेप्थ मतलब इसको बोलेंगे वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये क्या है, गहराई का रेशियो है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो मीडियम की सेम प्रॉपर्टी का रेशियो अनुपात होता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट मात्रक नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब आपको हम कुछ न्यूमेरिकल करके बता रहे हैं जो बोर्ड वालों को बहुत पसंद आते हैं। बोर्ड की चॉइस है वो न्यूमेरिकल, तो हम लोग भी करके उनको देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक उसको करने में। न्यूमेरिकल मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपका डेटा ज़्यादा ना खर्च हो। आप न्यूमेरिकल पहला पढ़िए। न्यूमेरिकल दिख रहा है बच्चों ठीक ठाक?
reflective index of water and glass with respect air are 4/3 and 3/2 respectively. Find the reflective index of glass with respect to water. ये कह रहे हैं कि जल और कांच का अपवर्तनांक रिस्पेक्ट टू वायु के सापेक्ष क्रमशः 4/3 और 3/2 है। अब आपको अपवर्तनांक निकालना है वाटर के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का। हिंदी वालों फिर से सुन लो मीडियम में एक बार कि जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब देखिए न्यूमेरिकल में चीज़ आधी लिखी जाती है। क्या लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। इसको हम पूरा कर रहे हैं। ये क्या था? ये था पहले वाटर दिया है ना, वाटर, तो वाटर का कितना है? 4/3 और लिखेंगे कैसे? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही सिखाया था अभी। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इज इट क्लियर? अब दूसरा क्या हुआ? स्पेक्ट्रम सा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, यानी ये क्या दिया है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दिया है? 3/2। अब चलिए निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालिए। तो अब फॉर्मूला बनाइए, ये आपको निकालना है। WNG इज इक्वल टू क्या रेशियो बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपल सी बात है, जो पीछे वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और जो आगे है वो नीचे जाएगा। यानी NG ऊपर चला गया और NW कहाँ आएगा बच्चों? नीचे। आगे क्या लगा है? ये एयर लगा है, इसके आगे भी एयर है। भाई धरती पर हर जगह एयर है तो एयर लगा दीजिए। ये फार्मूला कैसे बना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने सिखाया था कि पीछे वाला ऊपर, आगे वाला नीचे। अब आपके पास क्या है? WNG निकालने के लिए ये कितना आपको दिया हुआ है? 4/3। ये कितना है? 3/2। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि 3 और 3 × हो जाएगा, या नहीं भी हो सकता है कि हो जाएगा। आप बताइए कैसा दिया हुआ है? कि एक बार हम लोग चेक कर लें वैल्यू। ये 4/3 है, ये 3/2 है। ठीक, 4/3 और 3/2। तो 4/3 ये देखिए रखने में क्या गलती की, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था। ऊपर क्या है? ANG, और ANG कहाँ है? यहाँ है। तो ये 3/2 हुआ, और ये कितना हुआ? WANW कितना है? 4/3। मतलब इस तरह आंख बंद करके वैल्यू मत रख देना, पढ़ लेना स्टेटमेंट में आगे पीछे कौन दिया है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्लियर था? ये फार्मूला कैसे बना है? हमें निकालना था ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो G ऊपर पीछे था तो मैंने ऊपर भेजा, W आगे था नीचे भेजा। सिंपल वैल्यू पुटअप कर दी, जिसको कि आपको वैल्यू क्रॉस करने के बाद 9/8 आ जाएगी, कि ये 2 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यूनिट मत रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है। इज इट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम वालों को बहुत पसंद है, घुमा फिरा के पूछना। एक और देख लेते हैं फॉर्मूले का, कि इस फॉर्मूले में कह रहे हैं ये द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ पाउंड इज 9 मीटर। 9 मीटर। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द रियल डेप्थ ऑफ पाउंड। इनका कहने का मतलब है कि कोई वस्तु तालाब के अंदर 9 मीटर आभासी गहराई पर दिखाई दे रही है। एपरेंट मतलब आभासी गहराई पर दिखाई दे रही है। अगर जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई बताइए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने देखा था कि n क्या था, दो सेम प्रॉपर्टी का रेशियो, दो सेम प्रॉपर्टी का रेशियो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई। ये ऊपर क्या लिखा है, वास्तविक गहराई, और नीचे लिखेंगे एपेरेंट डेप्थ, मतलब आभासी गहराई। ये रियल डेप्थ है और ये क्या है, एपेरेंट डेप्थ है। ये वास्तविक गहराई है और ये क्या है, आभासी गहराई। अब n कितना दिया है, ये निकालना है बच्चों आपको, और ये कितना दिया है, 9। तो इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 × 4/3 डेट इज 12 मीटर। यानी यहाँ पर ये हमने सिखाया कि n एक सिंपल फार्मूला नहीं है, दो इक्वल प्रॉपर्टीज़ को आप अपॉन करते जाइए, जो आपके न्यूमेरिकल में दी हूँ आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको आप पूरा करिए।